हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम नदियों के विषय में पढ़ रहे हैं और आज के इस चैप्टर में हम पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं उन पर बात करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी और हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने दो भागों में बांटा। कुछ नदियाँ जो हमने अरब सागर की तरफ जाती हुई देखी, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ा, और बाकी जो दो रिवर सिस्टम हमने पढ़े गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। कुछ नदियाँ अरब सागर की तरफ जाती हैं और कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, तो दोनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम प्रायद्वीपीय नदियों का एक ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हमें पढ़नी हैं, उनकी लोकेशंस कहाँ पर हैं मैप पर, और उसके बाद में हम सभी नदियों को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी सहायक नदियों को भी। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का एक मैप जो है ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में ये गुजरात का हिस्सा हो गया, कच्छ, काठियावाड़, ये हो गई कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और इस तरह से ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया और ये बंगाल तक, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत है और ये इस तरह से यहाँ आगे राजस्थान। इस क्षेत्र में जो पठार पाया जाता है उसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, और प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वही प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, और वो नदियाँ दोनों तरफ जाती हैं। कुछ नदियाँ अरब सागर की तरफ जाती हैं, ये इधर है आपका अरब सागर, अरब सागर, ये हिंद महासागर का ही भाग है, और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाती हैं उनको हम अलग डिस्कस करेंगे, और अरब सागर में जो नदियां जाकर के गिरती हैं उनको अलग डिस्कस करेंगे। देखिए, अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में कुछ खास चीज़ें हैं जो उनको हिमालय से निकलने वाली नदियों से अलग करती हैं। कुछ विभिन्नताएं हैं उनके बीच में, उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हमको यहाँ पर पढ़नी होंगी। तो देखिए, नदियाँ प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियाँ हैं वो दो पार्ट में बांटी जाएंगी, दो भागों में बटेंगी। एक पार्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। डिटेल में हर एक रिवर को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ नदियों की लोकेशन और उनकी विशेषताओं के विषय में सामूहिक रूप से थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ यानी इधर जो आती हैं, पहले उनको हम देखें, इनकी क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी रिवर्स हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो देखिए, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में हमको एक रिवर पढ़नी है, लूनी रिवर। ये है लूनी रिवर, इसका नाम है लूनी। तो एक लूनी रिवर पढ़नी है। दूसरी रिवर हमको पढ़नी है साबरमती, ये है साबरमती, साबरमती। और एक रिवर हमें पढ़नी है माही, ये है माही। ये तीन रिवर पढ़नी है। इसके बाद में नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती, तापी या ताप्ती, ये नदी पढ़नी है। इसके बाद महाराष्ट्र क्षेत्र से आकर के गोवा के क्षेत्र में हमें दो तीन नदियां पढ़नी हैं। दो नाम यहाँ पर हम लिखेंगे आपके विशेष। एक पढ़नी है मांडवी और एक जुआरी, मांडवी और जुआरी रिवर पढ़नी है। कर्नाटक में आएंगे तो हमें सारावती नदी पढ़नी है, सारावती। और इसके बाद में केरल के क्षेत्र में तीन चार नदियां हमें पढ़नी है विशेष करके। एक रिवर हमको पढ़नी है भरतपुझा, भरतपुझा
या इसको पोन्नानी रिवर भी कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। और पेरियार, पेरियार, ये रिवर्स हमको अरब सागर की तरफ जो जाने वाली प्रमुख रिवर्स हैं, इतनी रिवर्स हमने आपको यहाँ पर बताई। इतना ही अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। भरतपुजा, पेरियार, और भी जो अगर रिवर्स होंगी तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी हमें पढ़नी है। लूनी, एक लिस्टिंग पहले बना लेंगे। लूनी, साबरमती, माही रिवर के विषय में डिस्कस करेंगे। नर्मदा पे बात करेंगे पूरा, और तापी, इनकी सबकी सहायक नदियां भी जो इम्पोर्टेंट हैं उन पर भी पूरा डिस्कस करेंगे, और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी पॉइंट बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। मांडवी और जुआरी, और भी गोवा की जो नदियां हैं उन पर भी बात कर लेंगे हम। मांडवी, जुआरी, सारावती, भरतपुजा, भरतपुजा और पेरियार नदी, और एक लिख लें पंबा या पेम्बा, पेम्बा रिवर, पेम्बा। तो ये अरब सागर की तरफ गिरने वाली कुछ नदियों पर हम बात करेंगे जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब देखिए इनकी विशेषताओं पे बात कर लेते हैं। जो अरब सागर की तरफ नदियां जाती हैं वो नर्मदा और तापी, दो नदियों को छोड़ करके बाकी सभी नदियां बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। देखिए ये जो यहाँ वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां हैं, मांडवी, जुआरी, सारावती, ये सब बहुत ही कम लंबाई की नदियां हैं। और इधर जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर आप वेस्टर्न घाट जानते हैं, पूरा एक पर्वत की श्रृंखला है जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, आप उसे पढ़ चुके हैं। उसकी ढाल की वजह से जो अरब सागर की तरफ नदियाँ आती हैं उनकी जो ढाल प्रवणता है वो बहुत तेज है, यानी ऊंचाई से और समुद्र की तरफ आती हैं तो बहुत तेज गति से आती हैं। अरब सागर वाली नदियाँ जितनी भी हैं वो बहुत तेज़ी से बहती हैं, और इस वजह से ये यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की एक विशेषता है कि वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा क्या होता है? नदी के मुहाने पर जो मिट्टी इकट्ठा कर दी जाती है, जो नदी काट करके लाती है, उसी से जो ज़मीन निर्मित होती है उसको डेल्टा कहा जाता है। तो जो अरब सागर की तरफ नदियाँ आती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। बंगाल की तरफ जो नदियाँ जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो इधर वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? इधर वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी इनकी एक विशेषता है। तो अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियाँ डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्चुरी बनाती हैं। ज़्यादातर जो है अरब सागर या प्रायद्वीपीय जितनी भी नदियाँ हैं वो सदा नीरा नदियाँ नहीं हैं। कुछ नदियों को छोड़ करके जो नदियाँ सदा नीरा है, बात करेंगे आगे उस पर, सदा नीरा नहीं है। सदा नीरा का मतलब है हमेशा उनमें पानी नहीं रहता है। कुछ नदियाँ इसमें, ज़्यादातर नदियाँ मौसमी हैं, वो मानसून के बारिश के महीने में पानी प्राप्त करती हैं, लेकिन अन्य मौसमों में उनमें पानी बहुत कम हो जाता है और कुछ नदियाँ तो सूख भी जाती हैं। जैसे इधर की लूनी नदी है, साबरमती, ये सब बहुत कम पानी इनमें है। ये सब मौसमी नदियाँ हैं, ये सब बहुत लंबी दूरी से नहीं आती हैं, इसीलिए जब बारिश नहीं होती है तो इनका पानी बहुत कम हो जाता है। ये नदियाँ चूँकि ऊंचाई से गिरती हैं, इधर वाली नदियाँ जो अरब सागर की तरफ, इसीलिए ये तेज गति से आती हैं, इसलिए तट को, जो समुद्र का तट है उसको काट देती हैं। इसीलिए जो इधर अरब सागर की तरफ वाला तट है उधर कटा पिटा तट पाया जाता है। और चूँकि ये नदियाँ अपरदित पदार्थ नहीं लाती हैं, बहुत लंबी दूरी से आ नहीं रही हैं, तो ज़्यादा मिट्टी लेके आएंगी नहीं, और तेज़ गति से समुद्र में गिरती हैं, इसीलिए वो एक जगह पर डेल्टा बना ही नहीं पाती हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर गहराई पर्याप्त प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इधर जो इस तट पर बंदरगाह डेवलप होते हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं और बड़े अच्छे बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स, वो यहाँ पर डेवलप हुए हैं। तो ये अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों की विशेषता है। और अब दूसरी जो कैटेगरी हमारी है
वो है बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ। इन सब पर हम एक एक नदी पर बात करेंगे अगले चैप्टर में। इस पर पूरा डिस्कस करेंगे कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कितनी लंबी है, उसमें क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इस मैप से आपके कौन से प्रश्न डिस्कस होंगे, जैसे कि आपको नदियों का क्रम दे दिया जाता है कि इनमें उत्तर से दक्षिण क्रम दीजिए, तो यहाँ पे माही, नर्मदा, तापी, सरस्वती, पेरियार, इस तरह से क्रम दे देता है। और वो आपसे पूछता है कि उत्तर से दक्षिण नदियों के मुहानों का क्रम क्या है, या नदियाँ कौन सी अरब सागर की तरफ जाती हैं, कौन सी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, लिस्ट आउट यानी उसमें से छांटना होता है, या मैचिंग करने के लिए, या इनके किनारे जो बंदरगाह स्थित हैं या बड़े कोई फेमस शहर स्थित हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इनके सहायक नदियों पर क्वेश्चन बनते हैं, बांध पे क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से नदियों से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्रम है वो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, इसी तरीके से जो क्रम लिखा है यही नदियों का क्रम है। अब ये नदियाँ किस किस स्टेट में हैं ये भी आप देख लें। ये जो तापी तक का है ये पूरा जो है गुजरात का क्षेत्र है। ये नदियों के मुहाने कहाँ हैं? गुजरात। इसका मतलब आप ये न समझ लीजिएगा कि ये नदियाँ गुजरात से ही निकलती हैं। ये नदियाँ गुजरात के समुद्र तट पर आकर गिरती हैं, इसीलिए इसको हम समुद्र तट का नाम दे रहे हैं। जैसे कि कभी मैच करने को आ जाएगा कि तापी नदी जो है किस स्टेट के समुद्र तट पे गिरती है, तो वहाँ पर महाराष्ट्र से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये सभी नदियाँ गुजरात के तट पर आकर के अपना मुहाना बनाती हैं। जो मांडवी और जुआरी दो नदियाँ हैं ये गोवा के तट पर हैं। ये निकलती तो कर्नाटक से हैं, उन पे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ये गोवा में नदियाँ हैं। सारावती या और जो नदियों की हम बात करेंगे ये कर्नाटक में हैं, कर्नाटक। और ये सब नदियाँ जो हैं वो केरल में हैं, केरल में आकर के गिरती हैं आकर के समुद्र तट पे। बाकी कुछ नदियाँ तमिलनाडु से निकलती हैं, कोई केरल से निकलती है, कोई अन्य कर्नाटक से निकलती है, इस तरह से। तो ये नदियाँ हैं। अब इधर जो नदियाँ हैं वो बहुत प्रमुख हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियाँ जाती हैं वो बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, इसीलिए वो लंबी दूरी से अधिक मिट्टी का कटान लेकर के आती हैं और यहाँ पर लाके पाटती हैं। तो इधर जो है वो एक चौड़ा समुद्र मैदान भी बनाती हैं, समुद्र के तट के किनारे तटवर्ती मैदान भी बनाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। इधर जो बंगाल की खाड़ी की तरफ आती नदियाँ हैं वो अपने साथ बहुत सारी गाद यानी मिट्टी लेकर के आती हैं और उसको बंगाल की खाड़ी में लाके पाटती हैं, उससे डेल्टा बनता है। और इधर जो बंदरगाह डेवलप होंगे उन बंदरगाहों के लिए वो जो मिट्टी है उसको यानी गाद को साफ करके रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि बंदरगाह तक जहाज आसानी से आ सके। इसीलिए जो बंगाल की खाड़ी की तरफ यानी पूर्वी तट पर जो बंदरगाह होते हैं वो प्राकृतिक कम बंदरगाह होते हैं। यहाँ कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा होते हैं जिनमें जो है गाद को साफ करना पड़ता है समय समय पर। तो इधर कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हम पढ़ेंगे उन पर बात कर लें। यानी दूसरी हमारी कैटेगरी कौन सी हो गई? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब यहाँ पे जो नदियाँ आएंगी उनकी लिस्टिंग कर लेंगे, क्या विशेषताएं हैं ये भी साथ में समझ लेंगे। फिर अगले चैप्टर से एक एक नदी को हम उठाएंगे और उस पर सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल से शुरू करेंगे। देखिए गंगा सिस्टम को तो पूरा हम पढ़ ही चुके हैं, तो वो तो हिमालयी नदियाँ में हो गया। देखिए सबसे पहले जो रिवर हमको पढ़नी है वो है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा को पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरी नदी हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। और तीसरी रिवर पढ़ेंगे वैतरणी। वैतरणी। तीन नदियां ये छोटी छोटी यहाँ पर पढ़ेंगे उड़ीसा के तट पे। ये रिवर्स कहाँ है? तीन ये हैं उड़ीसा के तट पे। उड़ीसा, उड़ीसा में तीन नदियां पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं इधर जो लंबी दूरी तय करके आती हैं, उन पर बात करेंगे। तो उसमें जो है एक रिवर आपकी है महानदी। महानदी
गोदावरी, महानदी भी जो है उड़ीसा के तट पर ही आ जाएगी। इसके बाद एक नदी हम पढ़ेंगे गोदावरी। ये है गोदावरी। ये सब काफ़ी लंबी नदियां हैं और इनकी बहुत सी सहायक नदियां भी हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, और इन सब नदियों पर जो है तमाम बांध और तमाम परियोजनाएं हैं, उसका अलग चैप्टर रहेगा, मिक्सअप नहीं करेंगे। तो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, फिर एक नदी और पढ़ेंगे हम, कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा पर बात करेंगे। तो ये जो गोदावरी है, कृष्णा है, और इसके बाद एक नदी पढ़ेंगे पेन्नेरू। पेन्नेरू, ये तीन नदियां पढ़ेंगे जो आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। ये कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश। देखिए पहले भी मैंने बता दिया है कि ऐसा न समझिएगा कि ये आंध्र प्रदेश की ही नदियां हैं। ये नदियां कोई महाराष्ट्र से निकलती है, कोई कर्नाटक से निकलती है, कोई कहीं से, और कई कई स्टेट पार करती हुई ये नदियां बहती हैं। लेकिन जो यहाँ पर हम बता रहे हैं वो सिर्फ मुहाना की बात कर रहे हैं कि किस स्टेट के समुद्र तट पर जाकर ये नदी समुद्र में मिलती है। तो ये उड़ीसा में हो गई 4 नदियाँ। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश के तट पर 3 प्रमुख नदियों को हमको पढ़ना है, और उसके बाद नदी पढ़ेंगे हम पालार। कौन सी? पालार। और पालार के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी पढ़ेंगे कावेरी। कावेरी, जितनी ब्लैक से लिख रहे हैं ये सब पूरब की तरफ आने वाली नदियां हैं। कावेरी। कावेरी के बाद में वैगी। वैगी यहाँ लिख देते हैं, वैगी। और वैगी के बाद में ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी या ताम्रपर्णा। तो ये नदियां जो हैं पालार से लेकर के ताम्रपर्णी या ताम्रपर्णा तक, ये नदियां हैं तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु। ये तो इतनी प्रमुख नदियों के विषय में डिस्कस करना है। इनकी जितनी भी प्रमुख सहायक नदियां हैं उन पर डिस्कस करना है। क्या क्या झरने बनाती हैं, कौन कौन से बांध हैं, इन सब बातों पर हमें डिस्कस करना होगा। तो देखिए इसको जो हम बांटेंगे कैटेगरी, तो वो झरनों का अलग से चैप्टर कर लेंगे। झील और झरने वगैरह एक चैप्टर में अलग से पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैप पे कहाँ कौन सी झीलें हैं, कहाँ कौन से झरने हैं किस नदी पे। हालांकि जो इम्पोर्टेंट हैं वो साथ में डिस्कस करते चलेंगे, और जो परियोजनाएं हैं, बांध हैं, वो तो बिल्कुल एक अलग से चैप्टर है, तो उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। नदियों के चैप्टर में हम विशेष करके ये बात करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं, किन किन स्टेट में बहती हैं, और उन पे कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ से, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बनते हैं। और उत्तर से दक्षिण क्रम बिल्कुल इसी फिगर से आपके स्पष्ट हैं। यही नदियाँ दी जाएंगी आपको कि सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पालार, कावेरी, बैगी, ताम्रपर्णी। ये ही नदियों का उत्तर से दक्षिण मुहाने का क्रम है। और ये सभी नदियाँ जो है वो डेल्टा बनाने में भाग लेती हैं। इधर आपकी जो है कौन कौन सी नदियाँ किन किन सागरों में या जल डमरू में आकर के गिरती हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इधर की नदियों की विशेषता आप समझ गए। इधर की नदियों की हमने बताई थी डेल्टा नहीं बनाती हैं, इधर की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ये कम दूरी की हैं, ये लंबी दूरी तय करती हैं। इधर सिर्फ नर्मदा और ताप्ती 2 लंबी नदियाँ हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि वो आती हैं मध्य पठार से लगभग, और ये पूरब की तरफ न जा करके, देखिए पठार का ढाल पूरब की तरफ है, कई बार हमने बताया आपको है, लेकिन ये ढाल के विपरीत आ जाती हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। इन बातों पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इधर की नदियों की विशेषता क्या हो गई? ये डेल्टा बनाती हैं, ये अलग अलग विशेषता हो गई। अब सभी सम्मिलित नदियों की क्या विशेषता है? देखिए जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सभी जो है अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। आधार तल क्या होता है, ये विशेषताएं आप याद रखेंगे। जैसे कोई ऊंचा क्षेत्र होता है, रिवर बह रही होती है तो उसको काटती है, और काटते काटते वो एक लिमिट होती है जहाँ तक वो काटती रहेगी जब तक कि वो सी लेवल के बराबर ना आ जाए। यानी कि अगर वो नदी समुद्र में आ रही है तो समुद्र के पानी का जो लेवल है उस लेवल तक वो ज़मीन को काटने की कोशिश करती है, क्योंकि पानी जब तक ऊंचे रहता है वो काट काट कर नीचे आने की कोशिश करता है।
और जब समुद्र के लेवल के बराबर वो काट देंगी तब वो काटना नीचे बंद कर देंगी, यानी कि वो वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगी। तो इधर की जो नदियां हैं वो सब अभी वृद्धावस्था में तो नहीं हैं, लेकिन प्रौढ़ावस्था में जरूर पहुंच गई, यानी वृद्ध होने के करीब हैं। ये नदियां उतने वेग से, इधर की नदियां कम वेग से बहती हैं, इधर की नदियां ज़्यादा वेग से बहती हैं, क्योंकि इधर मंद ढाल है, इधर तीव्र ढाल है। अंतर तो हमने बता ही दिया। लेकिन ये सभी नदियां अपना आधार तल प्राप्त कर चुकी हैं या प्राप्त करने के करीब हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है पुनर्यूनन की वजह से, रिजुविनेशन की वजह से जो धरती ऊंची या नीची हो जाती है। रिजुविनेशन का मतलब होता है कहीं पे अचानक प्लेट टेक्टोनिक जो गति है उसकी वजह से धरातल ऊंचा नीचा हो जाता है, तो उससे नदी फिर युवावस्था में पहुंच जाती है। मतलब यह है कि नदियों की कई अवस्थाएं होती हैं। जब नदी पर्वत पर से चलती है तो बहुत तेज बहती है, तो उसको कहते हैं युवा अवस्था की नदी, यानी यंग रिवर। तो जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, गंगा वगैरह, जो वहाँ से भागीरथी आप सब पढ़े थे, तो वो सब बहुत तीव्र लहलहाती हुई चलती हैं, क्योंकि वो ऊंचाई से आती हैं, तो वो कहते हैं कि ये युवा अवस्था में नदियां हैं। उसके बाद में जब नदियां काट काट करके धीरे धीरे लेवल को बराबर कर लेती हैं, तब कहते हैं ये प्रौढ़ा अवस्था में आ गई हैं। तो इधर की ये नदियां सब प्रौढ़ा अवस्था में आ गई हैं, धीरे धीरे बह रही हैं। और उसके बाद जब नदी बिल्कुल बहुत धीमा हो जाती है, सी लेवल के बराबर कटान कर लेती है, तब उसको कहते हैं कि ये नदी वृद्धावस्था में आ गई है। अब ये तो एक नेचर का क्रम है, लेकिन होता ये है कि कहीं कहीं पे नदी पहुंच गई थी प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से धरती में कुछ उठापटक हुई। आंतरिक बल होते हैं, यानी अंतर्जात इंडिजिनस फोर्सेस जिनको बोलते हो, अंदर से भूकंप का धक्का लग गया या अंदर से मैग्मा का उफान धक्का लग गया, उसकी वजह से कहीं की ज़मीन उठ गई। अब नदी उस रास्ते से बह रही थी, तो नदी अब वहाँ पे झरना बना देगी। तो उससे क्या होगा, नदी हो तो गई थी वृद्धावस्था में, लेकिन फिर से क्या होगा, वो नदी युवा अवस्था में आ जाएगी। तो इसको कहते हैं फिर से युवा हो जाना, यानी पुनर्युवनित हो जाना, रिजुविनेशन। तो रिजुविनेशन का मतलब होता है कि धरातल का वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था से फिर से किसी कारणवश युवा अवस्था में आ जाना। तो इधर कहीं कहीं पे रिजुविनेशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नदियाँ फिर से युवा अवस्था में आ जाती हैं। अब यहाँ की नदियाँ वी आकार की घाटियाँ नहीं बनाती हैं, ज़्यादातर जो है छिछली घाटियाँ बनाती हैं। वी आकार की घाटियाँ आपको हिमालय में देखने को मिलेंगी। वी आकार की घाटियाँ इस तरह से होती हैं, जब ऊंचा पर्वत होता है तो ऐसे नदी काटती है इस तरह से, तो इसमें नदी बहती है, तो इसको कहते हैं वी आकार की घाटी। इसके बाद यू आकार की घाटी हो जाती है, तो इधर ज़्यादातर यू आकार की घाटी मिलेंगी, यानी बहुत कटपिट के बहुत पुराना हो गया। ये नदियाँ हिमालय की नदियों से काफ़ी पुरानी नदियाँ हैं, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है और ये नदियाँ तभी से बह रही हैं। हिमालय की नदियाँ हिमालय बनने के बाद निकलना शुरू हुई, कुछ पूर्ववर्ती नदियों को छोड़ करके वो सब नई नदियाँ हैं और ये सब पुरानी नदियाँ हैं। अब एक विशेषता और है इधर की नदियों की, कि ये नदियाँ चूँकि इधर पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र यानी टेबल लैंड, तो कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पे एकदम से नीचा है, तो उससे क्या होता है, जो नदी आ रही वो फिर ढलान पे एकदम से गिरती है, तो प्रपात का निर्माण होता है, झरने का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो लगभग हर एक नदी पर जो है बड़े बड़े झरने भी पाए जाते हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सभी इन नदियों की कुछ विशेष पॉइंट हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब इधर की लिस्टिंग में जो नदियाँ हमको पढ़नी हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, यही सब पढ़ेंगे अगली क्लास में हम। एक एक रिवर को, महानदी और उसकी सभी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, गोदावरी पढ़ेंगे और कृष्णा पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पेन्नेरू, उसके बाद पढ़ेंगे पालार, और फिर पढ़ेंगे हम कावेरी। एक और रिवर आप अगर लिखना चाहें तो पेन्नेरू के पालार के बाद में एक रिवर पोन्नैयार भी है, इसका नाम है पोन्नैयार।
पोन्नैयार, तो पालार के बाद में पढ़ेंगे पोन्नैयार, और कावेरी, फिर वैगी और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णा या ताम्रपर्णी दोनों नाम से इसको जानते हैं। तो ये नदियां हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली, इनकी लिस्टिंग की हमने। इतनी नदियों पर हमें बात करनी है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ही बार में आप इसे रिवाइज कर लेंगे। इसमें बस आपको सहायक नदियां वगैरह नहीं हमने बनाई हैं, वो आपको बाद में सब डिस्कस कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक एक रिवर पे डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले हम इधर से शुरू करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वो लूनी से लेके पेम्बा रिवर तक पूरी सभी रिवर्स पर हम बात करेंगे, और उसके अगले चैप्टर में हम बंगाल की खाड़ी सुवर्ण रेखा से लेकर ताम्रपर्णी तक पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।